तो आज अपन नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे प्रिपेयरिंग ऑफ वूल, पूरा वूल का प्रोसेस कि किस तरह से वूल जो है वो बनाया जाता है। ठीक है, तो वूल इज़ प्रोसेस इन द फॉलोइंग स्टेप्स। वूल बनाने के लिए फॉलोइंग स्टेप्स स्टेप्स जो है फॉलो करने पड़ते हैं। सबसे फर्स्ट है शेयरिंग। द हेयर ऑफ शीप अलॉन्ग विद अ थिन लेयर ऑफ स्किन कॉल्ड फ्लीस आर रिमूव फ्रॉम द बॉडी ऑफ ए शीप। इस प्रोसेस में क्या होता है, जो भी हेयर होते हैं शीप के, ठीक है, अलॉन्ग विद अ थिन लेयर ऑफ स्किन, उसकी हल्की सी पतली पतली जो लेयर होती है वो भी स्किन की, वो भी उसमें साथ में आ जाती है और उसे हम क्या कहते हैं, फ्लीस। तो दे आर रिमूव फ्रॉम द बॉडी ऑफ शीप, वो उसकी बॉडी से हटाया जाता है। तो ये जो प्रोसेस है उसकी बॉडी से हेयर हटाना, ठीक है, या हेयर को कट ऑफ करना उस इन द फॉर्म ऑफ फ्लीस, उसे हम क्या कहते हैं, शेयरिंग कहते हैं। तो द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग हेयर और कटिंग ऑफ हेयर फ्रॉम द बॉडी ऑफ ए शीप इन द फॉर्म ऑफ फ्लीस इज़ कॉल्ड शेयरिंग। इसको आप अंडरलाइन कर लेना। Shearing does not hurt the sheep because the uppermost layer of the skin is dead। ठीक है, शेयरिंग करने से शीप को हर्ट नहीं होता है। अपन सोच रहे हैं ना कि उसकी स्किन हटा देते हैं तो उसको दर्द होता होगा, तो वो उसको नहीं होता है। बिकॉज क्या होता है, अपरमोस्ट लेयर ऑफ द स्किन जो है वो शीप की डेड होती है, ठीक है, यानी उसमें जान नहीं होती, तो उसको उसके लिए दर्द नहीं होता। द शेयरिंग कटिंग द हेयर ऑफ शीप इज़ डन इन द हॉट वेदर ऑफ समर सो दैट शीप मे सर्वाइव विदाउट देयर प्रोटेक्टिव कोट ऑफ हेयर। यानी ये जो शेयरिंग है वो कौन से मौसम में की जाती है, गर्मियों में की जाती है, ठीक है, ताकि उसको सर्दियों में दिक्कत ना हो। सर्दियों में वो बिना हेयर के सर्वाइव नहीं कर पाएगी, क्योंकि इनको ठंड से बचने के लिए ये हेयर मिले होते हैं। तो इसीलिए हम गर्मी के मौसम में ये हेयर जो है इनके रिमूव करते हैं, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट इज़ The hair of sheep grow again before the onset of winter and protect them in cold weather। तो जब तक सर्दियाँ आती है दोबारा, तब तक उसके हेयर जो हैं वो ग्रो हो चुके होते हैं दोबारा, तो उसे ठंड से बचा लेते हैं। नेक्स्ट प्रोसेस इज़ वॉशिंग और स्काउरिंग। द फ्लीस ऑफ शीप और कट हेयर ऑफ शीप कंटेन्स डस्ट, डर्ट, स्वेट, ग्रीस एक्सेट्रा। उनके बालों पे सब कुछ लगा होता है, डस्ट होती है, ठीक है, डर्ट होती है, गंदगी, स्वेट होता है, उनका पसीना सूखा हुआ, ग्रीस होता है, तो इसीलिए सबसे पहले उसको क्लीन करना ज़रूरी है। सो द फ्लीस मस्ट बी क्लीन बिफोर इट कैन बी प्रोसेस्ड इनटू वूल यार्न। तो वूल यार्न में बदलने से पहले उसके फ्लीस को क्लीन जो है करना पड़ता है। द फ्लीस और शेयर्ड हेयर ऑफ शीप इज़ थरली क्लीन बाय वॉशिंग विद सोप और डिटर्जेंट एंड अ लॉट ऑफ वाटर इन टैंक्स। क्या होता है कि जो भी फ्लीस है उसको थरली यानी बहुत अच्छी तरह से वॉश किया जाता है विद सोप या फिर डिटर्जेंट के साथ, ताकि सारी मिट्टी, गंदगी जो भी है वो निकल जाए, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ वॉशिंग द फ्लीस कट हेयर ऑफ शीप दैट रिमूव्स डस्ट, डर्ट, ड्राई स्वेट एंड ग्रीस इज कॉल्ड स्काउरिंग। और इस प्रोसेस को अंडरलाइन कर लेना आप, क्या कहलाता है, जो भी हम फ्लीस को धोते हैं, वॉश करते हैं उसके कटे हुए हेयर्स को, जिनसे गंदगी, स्वेट, ग्रीस ये सब निकल जाता है, मिट्टी, उसे हम स्काउरिंग कहते हैं। स्काउरिंग मेक्स द फ्लीस ऑफ शीप क्लीन। स्काउरिंग से क्या होता है, उसका फ्लीस जो है वो क्लीन हो जाता है। द स्काउड फ्लीस और वॉश फ्लीस इज़ देन ड्राई। फिर बाद में स्काउड किया हुआ फ्लीस जो है वो, वॉश किया हुआ फ्लीस वो ड्राई करके सुखा दिया जाता है, ठीक है। द नेक्स्ट प्रोसेस इज सॉर्टिंग। सॉर्टिंग मीन्स सॉर्ट करना। द फाइबर कमिंग फॉर्मिंग द फ्लीस फ्रॉम द सेम शीप मे बी डिफरेंट फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। बताया था ना मैंने कि उनके नेक, शोल्डर वगैरह से अलग काइंड ऑफ हेयर्स निकल सकते हैं, बाकी पार्ट से अलग काइंड ऑफ हेयर्स, तो इसीलिए उनको सॉर्ट यानी अलग अलग किया जाता है। द फ्लीस इज पिक्ड बाय हैंड टू सॉर्ट इट आउट इनटू सेपरेट पाइल्स ऑफ सिमिलर नेचर। बाद में इस फ्लीस को क्या किया जाता है, हैंड से यानी हाथों से सॉर्ट अलग अलग किया जाता है और उसके सेपरेट पाइल्स यानी अलग अलग ढेर लगा दिए जाते हैं, ठीक है। एक जैसे सिमिलर नेचर वालों का ढेर एक जगह, दूसरों का एक जगह। नेक्स्ट इज़ फोर्थ मेथड इज़ कार्डिंग एंड कॉम्बिंग। इसमें क्या किया जाता है, कॉम्बिंग मीन्स जो कंघा करते हैं अपन, है ना, जैसे अपने हेयर्स बनाते हैं उसी तरह से। तो कॉम्बिंग इज़ अ प्रोसेस ऑफ कॉम्बिंग द फाइबर्स यूजिंग कॉम्ब्स विच हैव लॉन्ग मेटल टीथ, ठीक है। तो उन कंघा किया जाता है एक तरह से, जैसे अपन बाल बनाते हैं वैसे ये फाइबर्स को कंघी फेरते हैं। कैसी कंघी, जिसके लॉन्ग मेटल टीथ हो। अब कॉम्बिंग करते क्यों हैं, बिकॉज कॉम्बिंग रिमूव्स short fibers and arranges the fiber in flat bundles with all the fibers going in straight direction।
क्योंकि आपको पता है उसके हेयर्स थोड़े कर्ली होते हैं, तो कॉम्बिंग करने से क्या होता है वो स्ट्रेट होते जाते हैं, ठीक है, और फ्लैट बंडल बनता जाता है उनका, विथ ऑल द फाइबर्स गोइंग इन स्ट्रेट डायरेक्शन, जैसे कि सारे फाइबर्स जो है क्या हो जाते हैं स्ट्रेट डायरेक्शन में चले जाते हैं, ठीक है। दिस प्रोसेस हेल्प्स इन अनटैंगलिंग एंड लूजनिंग ऑफ फाइबर्स। इस प्रोसेस से हमें क्या मदद मिलती है, उनको अनटैंगल यानी सुलझाने में, टैंगल मीन्स सुलझाना होता है, तो अनटैंगल मीन्स सुलझाना, तो सुलझाने में और उनको लूज़ करने में काफ़ी मदद मिलती है। द प्रोसेस ऑफ कॉम्बिंग इज़ यूज फॉर लॉन्ग फाइबर्स। ये जो कॉम्बिंग का प्रोसेस है वो किस लिए इस्तेमाल होता है, लॉन्ग फाइबर्स के लिए इस्तेमाल, क्योंकि छोटों को तो अपने जितने ज़्यादा लंबे बाल उतना ज़्यादा उनको कंघे से प्रोसेस करने की ज़रूरत पड़ती है। Next method is spinning. The continuous ropes are then formed by the use of steel fingers which divide the wool and roll the strands on the top of one another. जैसे गूंद की चोटी करते हैं ना, वैसे ही सिमिलरली वो अलग अलग थ्रेड्स को क्या करते हैं, स्टील फिंगर्स के थ्रू उनका जो है डिवाइड करके उनके रोल ऑन द टॉप ऑफ वन अनदर, एक दूसरे के ऊपर जैसे गूंद की चोटी में अपन डालते हैं बालों को, वैसे ही वो फाइबर को डालते हैं। कोर्सर फाइबर्स आर देन ट्विस्टेड इनटू रोप लाइक स्ट्रक्चर्स। तो बाद में कोर्सर फाइबर का, जैसे रस्सी भी इसी मेथड से बनती है गूंद करके, तो वो कोर्सर फाइबर को भी इस तरह से वो बना देते, ट्विस्ट करके रोप जैसा स्ट्रक्चर दे देते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, रोविंग। इसको आपको अंडरलाइन कर लेना है। फाइनर फाइबर्स आर देन कॉम्ड एंड प्रिपेयर्ड फॉर स्पिनिंग इनटू यार्न। फिर जो अच्छे फाइबर्स होते हैं उनको कॉम्ब करके स्पिनिंग करके उनको यार्न में बदल दिया जाता है। आफ्टर स्पिनिंग द वूल इज़ आइदर वोवन और नीटेड, या तो उसकी वीविंग कर देते हैं या उसको सिल लेते हैं, ठीक है, वूल का तो यही प्रोसीजर है। Next method is dyeing. The fibers can be dyed in various color as the natural fleece of sheep goat is black, brown और white. तो ये तो 3 कलर के ही मिलते हैं नेचुरली, तो अगर इनको अलग अलग कलर के लिए अपन को चाहिए तो अपन इसको डाई कर सकते हैं। नेक्स्ट मेथड इज़ वीविंग एंड नेटिंग। वीविंग इंटरलॉक्स पीसेस ऑफ यार्न एट राइट एंगल्स टू वन अनदर। एक वायर इस तरह से, एक इस तरह से, फिर एक इस तरह से, फिर एक इस तरह से, उसे तो कहते हैं प्रोसेस को वीविंग। तो उसमें राइट एंगल पे जो है वायर इंटरलॉक एक दूसरे के अंदर लॉक होते रहते हैं। इन वीविंग वन सेट ऑफ यार्न इज अरेंज लेंथ वाइज वार्ड एंड अदर सेट इज क्रॉस वाइज वेफ्ट। तो एक को वाप बोलते हैं, एक को वेफ्ट बोलते हैं। तो द टू वाप एंड वेफ्ट आर इंटरलॉक। टू वाप एंड टू वेफ्ट वो तब जाके इंटरलॉक होगा, सिंगल से नहीं होगा, ठीक है। द क्लोथ्स लाइक पुल ओवर्स, वेस्ट एंड सॉक्स विच नीड टू बी लूज एंड कम्फर्टेबल इन यूज़ आर मेड बाय निटिंग। तो ऐसे क्लोथ्स जिनको खींचना पड़ता है, जैसे सॉक्स को अपन को खींच के अपने पैर में फिट करना पड़ता है, तो उनको लूज़ होना पड़ेगा थोड़ा और कंफर्टेबल भी, तो इसीलिए वो निटिंग से बनाए जाते हैं, क्योंकि उनको हम इतना स्ट्रॉन्ग नहीं बना सकते इंटरलॉक करके। तो फॉर निटिंग ओनली वन यार्न इज़ यूज। उसमें ऐसे क्रिस क्रॉस नहीं होता, एक ही धागे से, एक ही यार्न से, वो जो वूल का गट्टा आता है आपको पता है, उस एक गट्टे से ही वो पूरा फैब्रिक बना देते हैं, ठीक है, स्वेटर वगैरह सॉक्स जो भी है। तो फॉर निटिंग ओनली वन यार्न इज़ यूज। द फैब्रिक इज़ नेट ओवर निडल्स बाय मेकिंग लूप्स। बाद में फैब्रिक जो है वो निडल से नेट कर दिया जाता है बाय मेकिंग लूप्स। उसमें छोटे छोटे लूप्स बनाने पड़ते हैं, यानी सर्कल्स। Next method is finishing and filling. In this process, the fabric is passed through quality control inspection, whereas imperfections such as broken thread and variation in color are identified. इस प्रोसेस में क्या किया जाता है, फैब्रिक को आगे पास किया जाता है इंस्पेक्शन के लिए, जहाँ उसमें कोई भी इम्परफेक्शन हो, लाइक कोई भी धागा परफेक्ट नहीं हो, या कोई टूटा हुआ हो, या कलर वेरिएशन यानी ब्लू कलर में ग्रीन कलर का आ गया हो, तो ऐसी चीज़ों को अलग कर दिया जाता है। आफ्टर पासिंग द इंस्पेक्शन इट कंटिन्यूज ऑन द फुलिंग स्टेज। फिनिशिंग होने के बाद उसके फुलिंग स्टेज आती है। यहाँ पे क्या करते हैं, हियर द फैब्रिक श्रिंक्स बोथ इन लेंथ एंड विड्थ। लेंथ एंड विड्थ में उसको श्रिंक छोटा कर दिया जाता है। वुलेंस आर ब्रश्ड, और वुलेंस को एक बार ब्रश फेरा जाता है ताकि उसकी और अच्छी फिनिशिंग हो जाए। एंड वर्स्टेड आर ऑफन इन्हेंस्ड बाय स्पेशल ट्रीटमेंट्स। तो स्पेशल ट्रीटमेंट देखिए इनको और अच्छा बनाया जाता है। नेक्स्ट इज क्रैबिंग। In this process, the fabric goes through hot and then cold water. Sponging is done in order to prevent the fabrics from shrinking. तो इसमें क्या करते हैं, फैब्रिक को हॉट वाटर में डालते हैं पहले, फिर कोल्ड वाटर में डालते हैं, जिससे उसकी स्पंजिंग होती है, यानी उसमें पानी सोख लिया जाता है, जिससे कि वो फैब्रिक जो है बाद में श्रिंक ना हो, ठीक है, सिकुड़े ना, क्योंकि आपको पता है वुलन क्लोथ जल्दी से सिकुड़ जाते हैं। दिस इज़ डन बाय डैम्पनिंग द फाइबर विद ए स्पॉन्ज एंड देन रोलिंग इट इन मसलिन।
मसलिन क्लॉथ होता है, आपको पता है सॉफ्ट सा होता है, तो इसको पहले स्पंज की तरह डंप किया जाता है एंड देन उसको मसलिन क्लॉथ पे रोल किया जाता है, ठीक है। लास्ट मेथड इज़ केमिकल फिनिशर। केमिकल फिनिशर आर देन एडेड टू द वूल बट द अमाउंट एंड टाइप आर डिटरमाइंड बाय द एंड प्रोडक्ट यूज। बाद में से जाके अपन को स्वेटर बनाना है, सॉक्स बनाना है, शॉल बनानी है, उस पर डिपेंड करेगा कि कितना केमिकल फिनिशर उसमें डाला जाता है, ठीक है, और कौन से टाइप का केमिकल फिनिशर डाला जाएगा। नेक्स्ट इज़ यूजेस ऑफ वुल। वुल फेल्ट इज़ यूज टू कवर पियानो हैमर्स, पियानो को कवर करने में काम आता है। वुल इज़ यूज फॉर क्लोथिंग में काम आता है, कारपेट्स बनाने में, इंसुलेशन एंड अपहोल्स्ट्री। वुल इज़ यूज टू अब्जॉर्ब वाटर एंड नॉइस इन हेवी मशीनरी एंड स्टीरियो स्पीकर्स। तो हैवी मशीन्स में जहाँ बहुत ज़्यादा साउंड आ रहा होता है, उस साउंड को एब्जॉर्ब करने के लिए या स्मेल को ऑब्जर्व करने के लिए जो है वुलन कपड़ा लगाया जाता है, जैसे स्पीकर्स वगैरह में या हैवी मशीन से जहाँ बहुत साउंड प्रोड्यूस होता है वहाँ पर। Wool felted and treated with lanolin is water resistance, the permeable and slightly antibacterial so it resist। तो वूल जिसको हमने लेनोलिन केमिकल के साथ ट्रीट किया होता है वो वाटर रेजिस्टेंट होता है, यानी उस पर वाटर नहीं ठहरता। तो स्लाइटली एंटीबैक्टीरियल भी होता है, यानी उसमें बैक्टीरिया भी नहीं लगता, इसलिए वो रेजिस्ट करता है, ये सब चीज़ें वाटर रेजिस्ट करता है, ठीक है। नाउ द ऑक्यूपेशनल हैज़ार्ड, यानी इस ऑक्यूपेशन की हैज़ार्ड क्या है, प्रॉब्लम क्या है। तो जो ये जॉब करते हैं पीपल, जो हेयर्स को क्लीन करते हैं, उनको सॉर्ट करते हैं, अलग अलग करते हैं, ठीक है, उनको सॉर्टर्स कहते हैं। एंड सॉर्टर का जॉब वेरी रिस्की है। वाई? बिकॉज दे गेट इन्फेक्टेड बाय द बैक्टीरिया कॉल्ड एंथ्रेक्स विच कॉज अ डेडली ब्लड डिजीज़ कॉल्ड सॉर्टर्स डिजीज़। तो सॉर्टिंग करते वक्त उनको उस हेयर से, शीप के हेयर से एंथ्रेक्स बैक्टीरिया लग सकता है, जिससे उनको बहुत भयानक बीमारी हो सकती है ब्लड की, और उसमें ब्लड जो है आपका फ्लो होने लग जाता है, कट लग जाते हैं आपको। तो उस डिज़ीज़ को हम कहते हैं सॉर्टर्स डिजीज़। इसीलिए रिस्क फेस्ड बाय द पीपल वर्किंग इन एनी इंडस्ट्री ड्यू टू द नेचर ऑफ देयर वर्क आर कॉल्ड ऑक्यूपेशनल हैज़ार्ड। तो ऑक्यूपेशनल हैज़ार्ड हम किसे कहते हैं कि किसी भी तरह की जॉब में, है ना, उस जॉब की स्पेशल टाइप, मतलब वो जॉब ही इस तरह की, उसका जो वर्क है, नेचर है काम का, वो ही कुछ अजीब तरीके का है, तो उससे जो पीपल को रिस्क होता है, उस जॉब में काम करने वाले को जो रिस्क होता है, उसे हम ऑक्यूपेशनल हैज़ार्ड कहते हैं। ऑक्यूपेशन यानी उस काम में उसको क्या तकलीफ़ हुई है, क्या हज़ार्ड हुआ है, ठीक है, उसे कहते हैं हम ऑक्यूपेशनल हज़ार्ड। तो सॉर्टर डिजीज़ जो है ये भी एक तरीके का ऑक्यूपेशनल हज़ार्ड है, क्योंकि इस ऑक्यूपेशन को करने के लिए, इस जॉब को करने के लिए उन्हें बहुत ज़्यादा रिस्क होता है, क्योंकि इसमें डिजीज़ होने का खतरा है, क्योंकि नेचुरल है ये, मतलब डिज़ीज़ जो है वो बैक्टीरिया जो है उनमें नेचुरल है, उसका कुछ कर तो सकते नहीं हैं, बट हम सेफ्टी ज़रूर रख सकते हैं। यानी आप प्रॉपर किट वगैरह पहन के आप काम करो तो मे बी पॉसिबल अपन उसको थोड़ा स्लो डाउन कर सके प्रोसेस को, ठीक है। तो इस तरह से ये आपका कंप्लीट हो गया वूल का। नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे क्लास में सिल्क का प्रोसीजर, ठीक है। थैंक यू।